नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और मेरे साथ जिन्हें आप देख रहे हैं ये मादुरो नहीं है। मादुरो की भेष में बैठाए हुए एक और देश के राष्ट्रपति हैं। नाम है जिनका डियाज कैनेल। राष्ट्रपति हैं क्यूबा के। चर्चा है कि इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, यानी मादुरो की तरह इन्हें भी उठाकर अमेरिका लेकर जाया जाएगा। कुछ इसी तरह जैसे मादुरो को ले जाया गया था अमेरिका वेनेजुएला से उठाकर, वैसे ही डियाज कैनेल के साथ भी अमेरिका तैयारी कर रहा है करने की। ये मैं नहीं कहता, ये अमेरिका के सांसदों के द्वारा लगाई गई तस्वीरें हैं जो चाहते हैं कि ट्रंप इनके साथ भी यही करें। आफ्टर ऑल क्यूबा ने क्या बिगाड़ा है भाई? आज के सेशन में जिक्र करेंगे ट्रंप का क्यूबा के साथ क्या कनेक्शन है, और अल्टीमेटली ट्रंप वेनेजुएला से ज्यादा अगर किसी देश से चिढ़ते थे तो वो क्यूबा था। लेकिन पहले पत्ता वेनेजुएला का कट गया क्योंकि वहां तेल था। क्यूबा जाना जाता है अमेरिका के बेइज्जती के लिए। यह वो राष्ट्र है जिसने कभी अमेरिका की नाक में दम कर दिया था। मात्र 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह देश कभी परमाणु बम की मिसाइलें लगाकर अमेरिका के खिलाफ बैठ गया था। इसके राष्ट्रपति को मारने की न जाने कितनी बार कोशिशें अमेरिका ने की। फिदेल कास्त्रो यहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे और कहते थे कि अगर ओलंपिक में एक यदि इस प्रकार का स्पोर्ट्स रखा जाए कि बताओ कितनी बार बचे, तो फिदेल कास्त्रो विजेता घोषित होते, क्योंकि अमेरिका ने सैकड़ों बार उन्हें मारने के प्रयास किए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने हर संभव सैंक्शंस, टैरिफ्स, जो भी स्कीम लगा सकते थे वो क्यूबा पर लगाई, लेकिन वो बच निकले। फिर भी आज फिदेल कास्त्रो नहीं है, वेनेजुएला के मादुरो नहीं है, अब संकट क्यूबा के ऊपर है। और अमेरिका जिसके साथ दुश्मनी चली आ रही हो, कोई 60-70 साल से, उसे पूरा करने के लिए कुछ तो करेगा। वो यहां पर इनके संदेश से साफ दिखाई देता है। ट्रंप ने वेनेजुएला से बोलकर क्यूबा को आने वाला तेल रुकवा दिया है। चारों तरफ से क्यूबा की घेराबंदी हो चुकी है और इस घेराबंदी के बाद क्यूबा के हाल बिल्कुल वेनेजुएला से भी बदतर होंगे, क्योंकि वेनेजुएला के पास प्राकृतिक संसाधनों का भरमार था। वेनेजुएला के बाद क्यूबा के पास तेल नहीं है, देश चलाने के लिए संसाधनों का संकट होगा। स्थिति बड़ी विकट होगी, विस्तार से समझेंगे। लेकिन आज की इस कहानी को समझने से पहले आपको इतिहास बता दें कि क्यूबा के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका की नाक में दम करने वाला क्यूबा हवाना सिंड्रोम का जनक माना जाता है। आज के सेशन में आपको जानकारी देंगे कि कैसे लोगों की तस्वीर पर, लोगों के टी शर्ट पर एक तस्वीर क्यूबा से निकल कर आई थी, जिसे लोग आज भी विद्रोह के प्रतीक के रूप में पहनते हैं। आज बहुत सी बातें, बहुत सी कहानियां इस सेशन से आपको पता लगानी है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको जरूरी बातें बताना चाहूंगा। और वो जरूरी बातें हैं देश की ग्रोथ से रिलेटेड, और वो ग्रोथ बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जियोपॉलिटिकल चर्चाओं में कई बार आपका मन देश भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा उग्र रहता है। मैं फिदेल कास्त्रो का भारत कनेक्शन भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको यह बता दूं कि तमाम प्रकार की जियोपॉलिटिकल्स जो सिचुएशन चल रही हैं, उस बीच में भारत की इकोनॉमी अभी भी बराबर बूम पर है। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना हुआ है भारत, और ऐसे में टेक्नोलॉजी और एआई को लेकर के तमाम प्रकार के प्रयास हर सेक्टर के अंदर हो रहे हैं। और ऐसे में आज के लिए मैं आपके सामने जो जानकारी लेकर आया हूं वो है स्केलर के बारे में। स्केलर जो कि जाना जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के एक ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म के रूप में, जहां से आप एजुकेशन ले सकते हैं। यहां से आप इस प्लेटफॉर्म पर जाकर के इन तीनों प्रकार की विधाओं को सीख सकते हैं उन लोगों के माध्यम से जो ऑलरेडी किसी ना किसी बड़ी कंपनी में बड़े पद पर रहे हैं, और वो आपके मेंटर बनकर आपको यहां पर नॉलेज दे रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर खुद एआई कंपेनियन उपलब्ध है चैट के रूप में, जिससे आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप अपने नॉलेज को यहां से स्किल अप करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी 15,000 से अधिक लोगों के करियर को संवार चुका है। 1200 से ज्यादा इनके प्लेसमेंट पार्टनर्स रहे हैं। 100+ कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स ये प्रोवाइड कर चुका है। स्केलर 900 से अधिक टॉप टेक कंपनीज में आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। स्केलर को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनकी एक फ्री मास्टर क्लास का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है। इंटरेस्टिंग है कि अगर आप इनके यहां से कोर्स लेते हैं तो आपको 2 साल तक कोर्स ईएमआई पर उपलब्ध होगा, 0 इंटरेस्ट रेट पर। वो भी इनके पास सुविधा उपलब्ध है, जाकर उसे अवश्य चेक कीजिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में है। मेरे प्यारे साथियों, आइए चर्चा शुरू करते हैं क्यूबा की। क्यूबा की चर्चा शुरू करेंगे क्योंकि वेनेजुएला पर हमने मल्टीपल सेशंस किए हैं। क्यूबा पर हाल ही के समय में कोई बड़ा सेशन नहीं हुआ है,
इसीलिए थोड़ा इतिहास लेकर चलेंगे। आइए आपको इतिहास की जानकारी देते चलते हैं। हाल ही में अमेरिका का एक बयान आपने सुना होगा, और उनका सुना होगा कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोले तो अर्थ को अगर हम ईस्ट और वेस्ट में बांट दें तो ईस्ट वाली साइड हम रहते हैं, वेस्ट वाली साइड अमेरिका रहता है। अमेरिका, कनाडा, ऊपर ग्रीनलैंड, नीचे की तरफ मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका, ये पूरा की पूरा क्षेत्र इधर की तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अमेरिका अपना मानता है। वो कहता है यहां के फैसले मैं करूंगा, सरकारें मैं चलाऊंगा। तो ऐसे में इसी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका के दक्षिण में गल्फ ऑफ मैक्सिको के बिल्कुल फ्लोरिडा के दक्षिण में एक देश है जिसका नाम है क्यूबा। इत्तू सा देश जो मैप पर दिख रहा है, जूम करने पर इत्तू सा देश दिखाई पड़ रहा है, उस क्यूबा के बारे में जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। क्यूबा जिसकी राजधानी हवाना है, यहां पर अमेरिका को बड़ी चिढ़ मचती है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन ने कभी क्यूबा से इतना भय पाया है कि लगभग 32 दिन तक हर अमेरिकी आदमी डर में जिया कि कब यहां से मिसाइल चलेगी और हमारी जान ले लेगी। न्यूक्लियर बम लगा करके क्यूबा अमेरिका की नाक के नीचे बैठ गया था। इसीलिए यह क्यूबा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यूबन मिसाइल संकट कई बार डिस्कस हो चुका है, आज हम उससे आगे और उससे पहले की सारी बातें भी डिस्कस करेंगे। आइए, फिलहाल की स्थिति यहां पर मिगुएल डियाज कैनेल करके राष्ट्रपति हैं। लगभग 1 करोड़ के आसपास यहां आबादी रहती है और इनका प्रमुख उद्योग जो है वो चीनी है। चीनी, तंबाकू और पर्यटन है। इसीलिए आपने अगर पुराने जमाने में चीनी का कटोरा सुना हो तो क्यूबा को सुना होगा। हालांकि बाद में फिर ब्राजील का नाम भी उसमें जुड़ता चला गया। यहां की भाषा स्पेनिश है। अब स्पेनिश के पीछे का इतिहास है। असल में जो स्पेन ढूंढने निकला था इंडिया को, असल में कोलंबस ही तो निकला था, इंडिया खोजने निकला था, पहुंच गया अमेरिका था, वही कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचा यहां पर और उसने इस जगह की खोज की थी। क्यूबा जो है वो कोलंबस द्वारा खोजा गया था। कोलंबस स्पेनिश था, इसलिए स्पेन के लोग आकर सबसे पहले यहां कब्जा किए, इसलिए यहां पर लंबे समय तक स्पेन के लोगों का प्रभाव रहा। भाषा यहां पर मूलतः स्पेनिश इसीलिए बोली जाती है। और ये जो क्यूबा है ना, ये आज मतलब क्यूबा लंबे समय तक स्पेन की कॉलोनी बनकर रहा। अमेरिकियों ने लगभग वर्ष 1900 के आसपास स्पेन को भगाकर अपना कब्जा यहां पर किया, एज ए प्रोटेक्टर बनकर के, संरक्षक बनकर के कि हम चलाएंगे इस देश को इस तरह से। प्लेट नाम का कोई एग्रीमेंट था, वो हुआ और यहां पर अमेरिकियों का प्रभाव रहा। प्रोटेक्टरेट बनकर के ये अमेरिका के अधीन जगह रहा। अब चर्चा है फिलहाल इस व्यक्ति की जिनका नाम है डियाज कैनेल, जो यहां पर फिलहाल राष्ट्रपति हैं और यहां पर अमेरिका वाले जो हैं वो इनसे अजब चिढ़ मचाए हुए हैं, उस तक भी हम पहुंचेंगे। खैर, थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। क्यूबा भाषा का शब्द क्यूबाओ से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में उपजाऊ भूमि। इसी कारण से यहां पर स्पेन वालों ने चीनी का पौधा लगाया और चीनी यहां से भर भर के पैदा हुई, बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट की गई और अमेरिका समेत दुनिया के बहुत सारे देश यहां के चीनी से मतलब लंबे समय तक पोषित रहे। 1898 में स्पेनिश और अमेरिकी जब युद्ध हुआ तब जाकर स्पेन का शासन यहां पर समाप्त हुआ और उसके बाद में एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद में यह तय हुआ कि यहां पर अमेरिकी संरक्षण बना रहेगा। अमेरिका ने जब स्पेन को हराया तो यहां से स्पेन ने अपना सारा दावा छोड़ा और उसके बाद में पाल्मा नाम का एक व्यक्ति है जो कि यहां का राष्ट्रपति बना। प्लेट संशोधन के कारण यह द्वीप अमेरिका के संरक्षण में रहा, लेकिन इट्राडा के इस्तीफे के बाद में गोमेज के नेतृत्व में जब यहां आंदोलन हुआ तो यहां पर नए राष्ट्रपति बनकर आए। आपको इन सब से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब केवल इस बात से यहां पर हो कि यहां पर 1933 में जाकर एक व्यक्ति शासन में उतरा जिसका नाम था फुलगेंसिया बतिस्ता, और वो जो बतिस्ता नाम का व्यक्ति था वो पूरी तरह अमेरिका के प्रभाव में रहने वाला व्यक्ति था, जिसने क्यूबा को अमेरिका के लिए एक तरह से समझिए पार्टी कल्चर सिटी बना दिया था। यहां पर बहुत सारे जुआ घर थे, लोग यहां पर पब, कसिनो खेलने आया करते थे, पार्टी करने आते थे। टूरिज्म के लिए अमेरिकन इस आइलैंड पर आकर के पहुंचा करते थे। लेकिन इसी बीच में बतिस्ता से पीड़ित हो रहे थे कुछ लोग, और वो जो कुछ लोग थे जो क्यूबा को अमेरिकी प्रोटेक्टरेट बनते हुए देखकर खुश नहीं हो रहे थे, उनमें से एक नाम था फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो ही वो व्यक्ति थे साथियों जिन्हें ये पूरी तरह से अमेरिका पसंद नहीं आ रहा था और उन्होंने तय किया कि मैं अमेरिका को यहां से भगाऊंगा। फिदेल कास्त्रो के भाई थे राउल कास्त्रो। दोनों भाइयों ने 1959 में जाकर के तय किया कि अमेरिका को यहां से निकालना है और निकाल करके यहां पर यहीं के लोगों का शासन लेकर आना है। ये फिदेल कास्त्रो की तस्वीर है, मुंह में जिनके लगी है सिगार। कहा जाता है सिगार के शौकीन थे और क्यूबा में बड़ी मात्रा में सिगार का प्रोडक्शन भी हुआ करता था। ऐसे में क्यूबा में इन्हें मारने के लिए एक बार नकली या फिर जहरीली सिगार तक भी इनको दे दी गई थी,
लेकिन फिदेल कास्त्रो मरे अपनी नेचुरल मौत थे, और वो भी अभी बहुत दिन पहले ही, मतलब कुछ दिन पहले ही ये मौत को प्राप्त हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए। खैर, लेकिन क्यूबा में अमेरिका का पतन कैसे हुआ और अमेरिका के बाद क्यूबा कैसे आगे एक बड़ा देश बना, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब चर्चा हो तो उससे पहले थोड़ी भूमिका में यह जान लीजिए कि क्यूबा वो देश है साथियों जो अपनी हेल्थ व्यवस्था के लिए, अपने यहां पर एजुकेशन के लिए आज भी बहुत सारे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के लिए मोटिवेशन बना हुआ है। आप ऐसे समझिए कि यहां पर पूरी तरह सार्वजनिक रूप से, यानी कि सरकारी तरीके से ही अस्पताल उपलब्ध है, स्कूल्स उपलब्ध हैं। यहां पर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल और स्कूल नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है इसका मतलब समझिए कि सारे डॉक्टर्स इनके अपने सरकारी कॉलेजेस से बनाए हुए हैं। 1000 लोगों के ऊपर 9 डॉक्टर यहां एग्जिस्ट करते हैं। यहां की लिटरेसी रेट देश दुनिया के अंदर सबसे टॉप में मानी जाती है, ऑलमोस्ट 99% के आसपास क्लेम की जाती है। यानी कि जो लोग हैं सब अत्यधिक पढ़े लिखे लोग बाग हैं। ये दुनिया के अंदर साम्यवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर अपने आप को पेश किया। यहां के लोगों के बीच में कोई असमानता ना हो, इसीलिए क्यूबा ने पूरी तरह जनता के लिए सार्वजनिक मतलब संसाधन ही रखे। कोई अमीर नहीं होगा, सब पर सरकारी शासन होगा, सरकार सबको चलाएगी, और ये करने में कामयाब भी हुए थे। और ये पूरा काम फिदेल कास्त्रो ने किया था सोवियत रूस से इंस्पायर होकर के। अमेरिकियों को इसी बात की सबसे ज्यादा चिढ़ हुआ करती थी। यही कारण है कि अमेरिकियों ने इसे बदलने के लिए तमाम वो प्रयास किए कि फिदेल कास्त्रो को अगर नहीं हटाया गया तो अमेरिका के बहुत से लोग फिदेल कास्त्रो से मोटिवेशन लेकर समानता की बात करेंगे। लेकिन इसी बीच में एक चेहरा जिसे आप में से बहुत से लोगों ने लोगों की टी शर्ट पर बना देखा होगा, नाम है जिनका चे ग्वेरा। असल में जब हम फिदेल कास्त्रो, राउल कास्त्रो की बात कर रहे होते हैं तो एक चर्चा चे ग्वेरा की भी होती है। चे ग्वेरा भी वो व्यक्ति थे जो अर्जेंटीना से आए थे, डॉक्टर थे, क्यूबा में थे, फिदेल कास्त्रो के साथ थे और अमेरिकियों को भगा रहे थे। इनका मकसद कभी शासन करना नहीं था। ये वो क्रांतिकारी थे कि जहां जहां अमेरिकियों का शासन है मुझे वहां से उनको भगाना है। बोलिविया की क्रांति के लिए भी ये जिम्मेदार थे। चे ग्वेरा जो हैं ये क्यूबा के अंदर अमेरिकियों को भगाने के बाद बोलिविया के जंगलों में जाकर वापस से यही वेनेजुएला और इसके दक्षिण में जाकर के लोगों को क्रांति के लिए उकसा रहे थे, गुरिल्ला युद्ध की टेक्निक सिखा रहे थे कि अमेरिकियों को हमने गुरिल्ला युद्ध से भगाया है, आप लोग भी भगा सकते हो। तो ये जो चे ग्वेरा हैं इन्हें अमेरिकियों ने जंगल में घेर करके घात लगाकर मारा था। लेकिन जिस समय ये मरे थे उस समय के बयान, जिस व्यक्ति ने इन्हें मारा उस सार्जेंट के बयान आज भी चर्चित हैं। उसमें ये कहते हुए मरे थे कि तुम मुझे मार रहे हो, मेरे विचार को नहीं। यही कारण है कि अर्जेंटीना के जो ये चे ग्वेरा हैं इनकी बातें आज भी क्रांतिकारी जब सत्ता के खिलाफ लड़ रहे होते हैं तो इनकी बातें उनके बीच का मोटिवेशन बनती हैं। आप में से बहुत से लोगों ने कई टी शर्ट्स पर इस तस्वीर को बने देखा होगा जो कि सिस्टम के खिलाफ विरोध के रूप में आज भी दुनिया भर के देशों में, इंडिया इटसेल्फ में भी कुछ लोग इस तस्वीर को जब पहनकर घूमते हैं तो वे ये बताना चाहते हैं कि हम सिस्टम के खिलाफ हैं, ये जो चल रहा है हम उसके खिलाफ हैं। खैर, चे ग्वेरा का जिक्र ना हो, फिदेल कास्त्रो का रहे, ये थोड़ा सा सही जस्टिस नहीं होगा। हालांकि किसी देश के इतिहास को मैं 30-35 मिनट के अंदर बता के निकल जाऊं ये भी अपने आप में अन्यायपूर्ण है। लेकिन हाँ, आपको किरदार परिचय तो मैं करा ही चलता हूं, बाकी आपकी रुचि है, आप जाकर पढ़ते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो कास्त्रो के बाद में, जब फिदेल कास्त्रो के बाद में यहां का मामला आगे बढ़ने लगता है तो फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में यहां पर बड़ी मात्रा में कम्युनिस्ट आंदोलन होते हैं। बड़े बड़े परिवर्तन अमेरिकियों, मतलब क्यूबा जो है वो खुद के लेवल पर करता है और अमेरिकियों को पछाड़ने का प्रयास किया जाता है। इसी बीच में अमेरिका फिदेल कास्त्रो को हटाने के लिए बे ऑफ पिग्स इन्वेजन नाम का एक मिशन लॉन्च कर देता है। और उसके अंदर होता यह है कि जो क्यूबा से निकले हुए निर्वासित लोग थे या भागकर चले गए थे अमेरिका उन्हें ही वापस भड़का करके क्यूबा में भेजता है कि जाओ और कास्त्रो को मार कर आओ। लेकिन इनकी सैन्य सूझबूझ ने अमेरिकी प्रयास को विफल कर दिया। अक्टूबर 1962 में अमेरिकी विमानों ने कुछ ऐसा नजारा देखा जिसके चलते अमेरिकियों को लगा कि जिस फिदेल कास्त्रो को हम मारने जा रहे थे ये तो हमें मार देगा। और वो नजारा था अमेरिका के ऊपर मिसाइलें तैनात करने का। आज भी इतिहास में इसकी सबसे ज्यादा जिक्र होती है कि अमेरिका के लिए जो आज तक CIA का सबसे बड़ा फेलियर कहा जाए या फिर यह कहा जाए कि अमेरिका जिसकी चिंता, जिस सोच को जिंदा नहीं रख पाया कि कभी उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, वो नमूना जो है वो मिसाइल क्राइसिस है जो कि क्यूबा के बारे में जिक्र किया जाता है। तो कहानी क्या थी? अक्टूबर 1962 की बात थी। दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई थी। कारण था क्यूबा, क्योंकि क्यूबा में फिदेल कास्त्रो को मारने के जो भी अमेरिकी प्रयास हो रहे थे उससे तंग आकर के
क्यूबा ने यूएसएसआर सोवियत रूस के साथ दोस्ती कर ली और कहा कि सर देखो, मैं आपका साम्यवाद अपनाता हूं, साम्यवाद है, आपका सोशलिज्म अपनाता हूं, कम्युनिस्ट बनता हूं, तो मुझे अमेरिका जीने नहीं देता, आप मेरे साथ क्या मित्रता कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया, बोले क्या चाहिए बता? बोले सर मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे अपने यहां परमाणु बम लगाने की अनुमति दो। बोले भाई ठीक है, ले लो हमारी मिसाइलें। तो भाई साहब, रूसियों ने अपने परमाणु बम क्यूबा में भेज दिए। क्यूबा में बड़ी मात्रा के अंदर मिसाइलें तैनात कर दी गई। यह बात कानो कान अमेरिकियों को पता नहीं चली। फ्लोरिडा से मात्र 150 किलोमीटर की दूर पर मेनलैंड क्यूबा है, लेकिन किसी को यह पता नहीं चला कि सैकड़ों की संख्या में मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं अमेरिका पर हमला करने के लिए। फिदेल कास्त्रो को इसीलिए इतिहास में महान माना गया कि उन्होंने इतना खूबसूरती से यह काम किया कि रशिया से चलकर क्यूबा तक सैन्य जहाज भी आए, सब कुछ आए, लेकिन किसी को पता नहीं चला। 1962 का समय था जिसे क्यूबल मिसाइल संकट के बारे में जाना जाता है। कहा जाता है कि 14 अक्टूबर को अमेरिकी जासूसी विमान ने क्यूबा की सीमा से लगे इलाकों में जब उड़ान भरी तो उन्हें 928 एरियल तस्वीरें खींची। उन तस्वीरों में उन्होंने देखा कि बड़ी मात्रा में मिसाइलें क्यूबा में तैनात कर दी गई हैं। ये कुछ मिसाइलों की तस्वीरें हैं, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है, ये रियल टाइम इमेजेस हैं जो बाद में रिलीज हुई, जिसमें क्यूबा के अंदर मिसाइलें तैनात थी अमेरिका पर हमला होने के लिए। यह जासूसी विमान एक इंटेलिजेंस खबर के बाद निकला था। इंटेलिजेंस में एक क्रिप्टोग्राफर थी जिसका नाम भी काफी ज्यादा चर्चित रहा, जिनकी तस्वीर भी मैंने अभी हाल आपके सामने दिखाई। इनका नाम था जुआनिटा मूडी। इन्होंने कभी कुछ खबर डिकोड की थी, क्योंकि क्रिप्टोग्राफर थी तो ये कोड्स में जो बातें होती थी उनको डिकोड करने का प्रयास कर रही थी। उनको यह पता चला कि क्यूबा कुछ परमाणु बम जैसी घटना कर रहा है। फिदेल कास्त्रो को मारने का अमेरिका ने प्रयास किया, वो बदले की तैयारी कर रहा है। यह बात जब पता चली तो उन्होंने कंफर्मेशन के लिए इनके ऊपर से एक हवाई जहाज उड़ाया जिसने कम से कम 1000 के आसपास तस्वीरें खींची। तो उन तस्वीरों में यह पता चला कि मिसाइलें तो खुलेआम खड़ी है चलने के लिए। बस उसके बाद से अमेरिकियों की हालत खराब हो गई। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी हुआ करते थे। उन्हें जब यह बात पता चली, 16 अक्टूबर का दिन था, वो बुरी तरह परेशान हो गए। परेशान इतने कि उन्होंने 26 अक्टूबर 1962 को अमेरिकियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों में हम जंग में एंट्री करने जा रहे हैं, हमारे साथ जंग हो सकती है और यह जंग फिर से एक परमाणु जंग हो सकती है। आप सोचिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति को इतना भय सताया कि उसने जंग का अनाउंसमेंट पहले ही देशवासियों को यह सूचित करने के लिए कर दिया कि एक परमाणु जंग हो सकती है। उनके पास कोई अल्टरनेटिव विकल्प नहीं बचा। ये वो तस्वीर है जिस समय जॉन एफ कैनेडी टीवी पर पूरे देश को संबोधित कर रहे थे और उस समय बता रहे थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इन्होंने बताया कि रूस ने अमेरिका की नाक के नीचे ही क्यूबा के अंदर पूरी तरह से मिसाइलें जमा दी हैं और अब अमेरिका अपने पड़ोस में रूसी मिसाइलों को सहन नहीं करेगा और इन्होंने तत्काल प्रभाव से क्यूबा को घेरने के लिए नौसेना को भेज दिया। नौसेना के पूरी तरह से टैंकर वगैरह जाकर के सिस्टम विस्टम लेकर के क्यूबा को घेर लिए, लेकिन क्यूबा पहले से ही तैयार था। क्यूबा तैयार था। कुछ विमान फाइटर जेट के रूप में क्यूबा के ऊपर से उड़ने के लिए जैसे ही तैयार हुए, क्यूबा ने उन्हें मार गिराया। जिस तरह से उन्हें मार गिराया, 27 अक्टूबर का समय था, जैसे ही वो मार गिराया अमेरिका पीछे हट गया। अमेरिका समझ गया कि क्यूबा डरने वाला नहीं है और ऐसे में तत्काल प्रभाव से जॉन एफ कैनेडी बोलते हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। हर तरह की स्थिति तैयार थी, लेकिन यूएसएसआर बातचीत के लिए तैयार नहीं था। यूएसएसआर ने, यानी इस समय के सोवियत रूस ने, अमेरिका को मजा चखाने के लिए सारा काम किया था, लेकिन इसके पीछे एक कहानी और थी। उस समय अमेरिकियों ने यूएसएसआर पर कंट्रोल करने के लिए तुर्की में परमाणु बम खड़े कर रखे थे। तो यूएसएसआर चाहता था कि बेटा तुम अगर हम पर परमाणु बम तान कर रखोगे तो हम तुम पर तान कर रखेंगे, हमें जगह मिल चुकी है। अमेरिकियों ने यूएसएसआर से बात करने के तमाम प्रयास किए। धीरे धीरे बातचीत रास्ते में चलने लगी। बातचीत हुई, अचानक देखा गया कि बड़ी मात्रा में जो समुद्र में चलता हुआ समुद्री बेड़ा रूस से चलकर क्यूबा आ रहा था, अमेरिका की बगल में पहुंचता है और वहां जाकर रुक जाता है। इससे अमेरिकियों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर वही बात था कि नेगोशिएशन के दौर चल रहे थे, वार्ता के दौर चल रहे थे। अचानक फिर से वही क्रिप्टोग्राफर जो हैं, उन्हें एक मैसेज मिलता है कि एक रूसी जहाज लौट रहा है। एक रूसी जहाज लौट रहा है। ये अमेरिकियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी 29 दिनों में सूचना थी कि रूस हमसे लड़ने से दूर जा रहा है और रूस यहां से पलटता है, लेकिन अपनी 2 शर्तें देकर जाता है। पहली शर्त होती है कि अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा और दूसरा, तुर्की से अपने परमाणु बम हटाएगा। अमेरिका दोनों शर्तें मानता है। पूरी तरह से क्यूबा से ब्लॉकेड हटाया जाता है और तय किया जाता है कि क्यूबा पर अब कभी अमेरिकी हमला नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो क्यूबा से फिर सोवियत रूस लड़ाई लड़ेगा, क्यूबा की तरफ से लड़ाई लड़ेगा। यह वो घटना थी
जिसने अमेरिका को सोवियत रूस के सामने शीत युद्ध के समय इस तरह से ह्यूमिलिएट किया था कि अमेरिका का जो अंदर से दम फूलकर निकला था कि हमने हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराए हैं, वो फुस्सी हो गया था। क्योंकि उस समय तक, हिरोशिमा नागासाकी के समय तक, सोवियत रूस के पास न्यूक्लियर बम नहीं था, लेकिन अब वो अपना न्यूक्लियर बम लेकर के अमेरिकियों को मारने आ गया था। ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि अमेरिका भी समझ गया है कि सोवियत रूस सामने है तो वो बराबर मुकाबला करेगा। ये थे फिदेल कास्ट्रो, जिसकी कूटनीति ने अमेरिका के सामने ये हालात पैदा किए। तो कुल मिलाकर जब तक सोवियत रूस ताकत में रहा, फिदेल कास्ट्रो सुरक्षित रहे, बढ़िया से ये अपने देश पर शासन करते रहे और देश की उन्नति के लिए काम करते रहे। भारत के साथ भी इनका बहुत अच्छा संबंध था। कहते हैं कि एक बार यूएन की बैठक में शामिल होने ये न्यूयॉर्क गए थे, अमेरिकियों ने इनका स्वागत नहीं किया, अच्छी होटल में नहीं रोका, तो ये खुद जाकर के उस क्षेत्र में चले गए जहां पर मतलब क्यूबन लोग रहते थे या फिर गरीब लोग रहा करते थे, वहां जाकर किसी होटल में चले गए। उस समय पर नेहरू जी भी अमेरिका गए हुए थे, तो नेहरू जी खुद मिलने इनसे गए थे, जिसे फिदेल कास्ट्रो आज भी याद रखते हैं। उनकी जो ये मुलाकात थी, जिसके बारे में फिदेल कास्ट्रो कहते हैं कि जिस समय लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे, उस समय पर ये आप मुझसे मिलने आए थे, ये मुझे फिर से दर्शाता है कि इंडिया ने छोटे बड़े का भाव नहीं देखा, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री मुझसे मिलने आए थे। एक अलग बॉन्डिंग थी भारत की फिदेल कास्ट्रो के साथ में। इंदिरा गांधी जी के साथ भी इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और अटल बिहारी जी के साथ भी इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। कहते हैं कि एक बार क्यूबा के अंदर बहुत ही मुश्किल वक्त आया था 1990 में, जब सोवियत रूस का विघटन हुआ, सोवियत संघ टूटा 15 देशों में, तो क्यूबा के भी हालात खराब हुए। फिर जब हमारे प्रोटेक्टर ही नहीं बचे तो क्यूबा को कौन बचाएगा? तो उस समय पर भारत ने लगभग 10,000 टन गेहूं और चावल भेजा था क्यूबा के भूख के संकट को मिटाने के लिए, जिसे क्यूबा लंबे समय तक याद रखता रहा कि मित्रता वही जो परेशानी के समय पर काम आए। खैर, कुल मिलाकर के क्यूबा ने न केवल अमेरिकी नाकेबंदी के दौरान तरक्की की, बल्कि दुनिया के सामने कुछ मुकाम हासिल किए। जैसे आज भी यहां पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 78 से 79 साल के बीच में है, 78 से 79 साल के बीच में 78-79 ईयर एवरेज है। यहां का जो बाल मृत्यु दर है वो 4 से 5 बच्चे ही प्रति 1000 पर है। यहां पर 6000 से कम डॉक्टर थे 1960 में, लेकिन आज 1000 लोगों पर 9 डॉक्टर हैं। और तो और कोविड-19 के दौरान क्यूबा ने अपनी एब्डाला और सोबरना नाम की दवाई बनाई, जो कि कोविड में 90% तक कारगर रही और इसने दुनिया को उन वैक्सीन को बेचा भी था। कुल मिलाकर क्यूबा अपनी लिटरेसी के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आज भी दुनिया के बहुत से देशों के सामने एक स्टैंडर्ड पैमाना सेट करता है। पूरी तरह सरकारी सिस्टम है, कोई प्राइवेट एजुकेशन नहीं, कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं। ये सारा काम फिदेल कास्ट्रो का था। फिदेल कास्ट्रो अपनी नेचुरल मौत मरे 2006 के अंदर। उनके भाई राउल कास्ट्रो ने आकर के फिर सत्ता को संभाला और फिर 2008 में आधिकारिक तौर पर वो राष्ट्रपति बनकर रहे। फिदेल कास्ट्रो की मौत के बाद में मतलब इनके जो भाई हैं उन्होंने सत्ता को संभाला, राउल कास्ट्रो ने। जब राउल कास्ट्रो सत्ता में आए, उस समय अमेरिका की तरफ से इनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया। बराक ओबामा ने इनसे मुलाकात की। बराक ओबामा ने इनके साथ लगे काफी सारे सैंक्शंस हटाए और धीरे धीरे चीजों को बहाल करने का प्रयास किया। इसी बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और फिदेल कास्ट्रो के भाई राउल कास्ट्रो ने अचानक ये ऐलान कर दिया कि दोनों देश अब बढ़िया से एक दूसरे के साथ रहेंगे। कहते हैं कि उस समय पोप फ्रांसिस ने इन दोनों के बीच में मध्यस्थता कराने का काम किया था। अमेरिका की तरफ से ये बड़ी बात थी, क्योंकि अल्टीमेटली बराक ओबामा कुल मिलाकर क्यूबा के साथ मित्रता करने के लिए तैयार हो गए थे। अमेरिका की तरफ से इतने दिन से हाशिए पर रहा एक देश फिर से वापस रास्ते पर चला आया था। बराक ओबामा वो राष्ट्रपति थे जो खुद क्यूबा की यात्रा करके आए थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि हमने इतने दिन तक इसको अलग रखा, हम उससे कुछ नहीं पाए, कम से कम अब मिलकर साथ रहेंगे, हो सकता है कि हम इनके साथ कुछ बेहतर कर पाए। 2016 में खुद क्यूबा जब बराक ओबामा गए तो यह अपने आप में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की 1928 के बाद पहली यात्रा कंसीडर की गई। ओबामा चले गए, उसके बाद ट्रंप आए, फिर बाइडेन आए। ट्रंप बिल्कुल पहले की तरह ही खिलाफत लिए हुए, बिल्कुल नफरत भरे हुए आए। 2019 में जब इनका शासन शुरू हुआ, मतलब 2019 के दौर में इन्होंने क्यूबा के साथ पूरी तरह से वैसा ही बर्ताव किया जो पहले वाले अमेरिकी राष्ट्रपति करते आ रहे थे। बराक ओबामा ने जो इनके साथ में अच्छा व्यवहार किया था उसे इन्होंने पूरी तरह पलट दिया। इसे आतंकवादी देश घोषित कर दिया, आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश घोषित कर दिया। इतना तक क्यूबा पर प्रेशर क्रिएट कर दिया कि जो हमारी एम्बेसी खुली है तुम्हारे देश में, उसमें कुछ लोगों को अलग तरह से चक्कर वक्कर आए हैं, जिसे हवाना सिंड्रोम नाम दिया गया। कहा गया कि क्यूबा वाले अमेरिकी जो डिप्लोमेट्स हैं इनके ऊपर कुछ प्रयोग कर रहे हैं।
ऐसा कहकर के इन्होंने वहां पर अपनी एम्बेसी को भी बंद करवाने का आदेश दे दिया। खैर, ये कालखंड चलता रहा। ट्रंप के बाद में बाइडेन आए, फिर अब ट्रंप वापस हैं। तो ये कुल मिलाकर के अमेरिका में एक समय बराक ओबामा का ऐसा रहा जिस समय पर थोड़ी बहुत मध्यस्थता से काम सही सुलझे थे। लेकिन अब फिर से जब से ट्रंप आए हैं, वो क्यूबा के साथ में पुराने वाले दौर को जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो उन्होंने मादुरो के साथ किया वो इनके साथ करें। यही कारण है कि ये इनको खुलेआम धमका रहे हैं। इसके पीछे की कहानी सुन लीजिए। हुआ ये कि जब ये मादुरो को ट्रंप अमेरिका उठाकर भाग के जा रहा था, उस समय पर ये जो कैनल करके जो क्यूबन राष्ट्रपति हैं फिलहाल, ये बाहर आते हैं और कहते हैं कि हम वेनेजुएला के लिए खून देने को तैयार हैं। अब ये क्या कहानी थी वो सुनिए। हो क्या रहा था कि वेनेजुएला में मादुरो की रक्षा करने के लिए जो फोर्स तैनात थी ना, वो क्यूबा के सैनिक थे और लगभग 32 सैनिक क्यूबा के मारे गए मादुरो को बचाते बचाते। अमेरिकी जब वहां पर मादुरो को उठाने पहुंचे तो जिन सैनिकों को गोली लगी वो क्यूबन सैनिक थे। क्यूबा वालों ने पूरी तरह से मादुरो की सुरक्षा अपने हाथ में ली हुई थी और वेनेजुएला इसके बदले में लगभग 35,000 बैरल प्रतिदिन तेल क्यूबा को भेजा करता था। ये बड़े अच्छे मित्र थे। क्यूबा के लिए तेल भेजने का काम वेनेजुएला करता था और वेनेजुएला में मादुरो की सत्ता को बचाए रखने का काम क्यूबा करता था। ये दोनों के बीच की जो मित्रता थी ना, अमेरिका इसे तोड़ना चाहता था। यही कारण है कि इनका तेल एक्सपोर्ट पूरी तरह बाधित किया और जो फोर्सेस मादुरो की रक्षा में आई हुई थी उन्हें मार भगाया। ये बात पता भी चली बाद में जब सुर्खी बनकर आई कि भाई इतने ज्यादा लोग मारे गए हैं। और इस काम को करने के लिए अमेरिका ने फुल प्रेशर गेम अपनाया था और अमेरिका ने जैसे ही मादुरो को पकड़ा, क्यूबा के लिए ऑयल और पैसा बिल्कुल रुकवा दिया कि तुम्हारे पास अब कोई ऑयल और पैसा नहीं पहुंचेगा। देयर विल बी नो मोर ऑयल एंड मनी गोइंग टू क्यूबा। ये हेडलाइन बनकर आती है। कुल मिलाकर के ट्रंप जब अपनी तरफ से बोलते हैं कि वेनेजुएला में हमने काम कर दिया है, उनके दिमाग में क्यूबा चल रहा होता है कि अब क्यूबा की बारी है। यही कारण है कि पूरी तरह से नजरें क्यूबा पर हैं कि अमेरिका वेनेजुएला के तो राष्ट्रपति को उठाकर लाई है, लेकिन क्यूबा के ऊपर तो फुल कंट्रोल ही कर लेगा क्योंकि उसने अमेरिका को बहुत थकाया है। और ट्रंप जैसे आदमी ही ये काम कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सप्लाई चेन काट दी है। और ऐसे में चूंकि रशिया और चाइना कुछ बोलने की स्थिति में खड़े नहीं हैं, तो ज्यादा बड़ी संभावनाएं हैं। लेकिन रशिया फिर बोला, उसने कहा कि सुनिए, हम पूरी तरह से आपकी ब्लैकमेलिंग की भाषा को समझ रहे हैं और हम क्यूबा में इस तरह का आपका इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि रशिया के इस बयान का मुझे वर्तमान में तो प्रासंगिकता नजर नहीं आती क्योंकि वेनेजुएला के लिए भी उन्होंने यही बोला था। बेचारा मादुरो इस चक्कर में उठ गया। क्यूबा के लिए बोल तो रहे हैं, लेकिन क्यूबा पे किसी दिन इस तरह से अमेरिका आके कब्जा कर लेगा तो फिर रशिया क्या ही करेगा। वो अपनी लड़ाई में उलझा हुआ है। ट्रंप ने उन्हें उलझा रखा है यूक्रेन में कि तुम उधर ही फोकस करो, मैं दुनिया में और जगह तहलका मचाता घूम रहा हूं। खैर, फिलहाल के लिए क्यूबा ने अपनी वॉर रेडीनेस की तैयारी को चेक किया है कि वो कितने तैयार हैं। बढ़िया से वो अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं कि अगर युद्ध होता है तो हम कैसे युद्ध लड़ेंगे। तैयारियां जारी हैं। ट्रंप अपनी तैयारियों में है, बाकी अपने देश की तैयारियों में मैंने आपको बता दिया कि यदि आप में से कोई साथी चाहता है कि देश की ग्रोथ में भागीदार बने एआई के माध्यम से, तो मैंने फ्री मास्टर क्लास का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है। स्केलर का लिंक है, आप जाकर उस फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करिए और जो तमाम फीचर्स मैंने आपको बताए हैं उनका लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।